हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हम सोम में हुक्स लॉ लेकर आए हैं। इन हुक्स लॉ से रिलेटेड वो सभी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, क्योंकि यूपी आर्मिनल की वैकेंसी और जो भी यूनिवर्सिटी चाहे बीटेक के लिए हो चाहे डिप्लोमा के लिए वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व आपको कराएगा एग्जामिनेशन में। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑनलाइन मोड में होगा। एक एक टॉपिक के डिस्कस किया जा रहा है कि आपका हुक्स लॉ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इलास्टिक कांस्टेंट उसके रिलेटेड क्वेश्चन, पॉइजन रेशियो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब हर एक छोटा सा टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ओवरऑल आपका प्रिपरेशन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो काफी आपका हेल्प कर किया जा सकता है। और तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हुक्स लॉ है। और हुक्स लॉ से जितने क्वेश्चन आपका पेपर में, चाहे यूपी आर्मिनल में पूछा हो, चाहे एसएससी जेई का एग्जाम में पूछा हो, चाहे ईएस के एग्जाम में पूछा हो, ए टू जेड जीरो से लेके मैक्सिमम लेवल तक क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां पर आपका सॉल्व कराया गया मिलेगा। अभी आप सिर्फ इस वीडियो के थ्रू आप सिर्फ हुक्स लॉ का वो सभी कॉन्सेप्ट्स जानेंगे जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हुक्स लॉ होता क्या है। हुक्स लॉ कहेंगे अंडर द डायरेक्ट लोडिंग कंडीशन, सीधे भार की दशा में। हिंदी में, चूंकि हमारे डिप्लोमा में स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो लोग कहते हैं सर हिंदी में थोड़ा सा भी डिस्कस किया करिएगा। बिल्कुल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग पढ़ेंगे। अंडर द डायरेक्ट लोडिंग कंडीशन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अंडर द डायरेक्ट लोडिंग कंडीशन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बहुत जगह या बहुत किताबों में आप देखे होंगे कि वहां पर प्रत्यस्तता सीमा मतलब इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बोलते हैं। हम लोग आज मैथमेटिक के रूप में प्रूव कर लेंगे कि आप खुद बता पाएंगे कि क्या इलास्टिक लिमिट तक ये वैलिड होता है अथवा यह प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। हम लोग प्रूव कर देंगे और ये प्रूव करेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी उसका कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा एक लिख देते हैं एक तरीके के कि डिफिनीशन में हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ देखिए, सिंपल सा हुक्स लॉ under the direct loading condition, according to Hooke's law, under the direct loading condition, under direct loading condition, under direct loading condition, stress is directly proportional to strain within the limit of proportionality, limit of proportionality हम लोग देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अंडर द डायरेक्ट लोडिंग कंडीशन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपातिक सीमा, समानुपातिक सीमा। तो ओवरऑल लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब समानुपातिक सीमा। मैथमेटिकल क्या बोल सकते हैं? मैथमेटिकल या मैथमेटिकल फॉर्म, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। ई क्या है, इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ई इंटू एप्सिलॉन। दैट मींस ये आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस बोल सकते हैं। ये आपका हुक कांस्टेंट, हुक कांस्टेंट देख रहे हैं ना, हुक कांस्टेंट अभी बोलेंगे। ये क्या है? स्ट्रेन है। हुक कांस्टेंट को क्या बोल सकते हैं, किस नाम से जानते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट, इसको हम बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंग मॉडुलस, इसको और क्या बोल सकते हैं? एंग मॉडुलस।
यंग मॉडुलस। तो ओवरऑल इतने नाम इसको हम दे सकते हैं। ओवरऑल हम हुक्स लॉ, हुक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम फोकस कर रहे हैं अभी हुक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट शब्द होता है, देख रहे हैं ना, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, नियता, नियत। कांस्टेंट होना, जाहिर सी बात है कि यह एक कांस्टेंट होगा। तो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि क्या यह कांस्टेंट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक होता है, क्या यह कांस्टेंट इलास्टिक लिमिट तक होता है। इसके विषय, इसको कंप्लीट एनालिसिस के लिए हम एक फिगर बनाएंगे इन दोनों के बीच में, और इसके बाद हम मैथमेटिकली रूप में हम प्रूव कर देंगे कि यह कहाँ तक फॉलो करेगा, और आप अपने से जेन्युइन तरीके से आप लागू कर लेंगे कि कहाँ तक ये वैलिड होता है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम लोग एक फिगर इसको देते हैं। हुक्स लॉ आप पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बताया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमने अभी अभी लिखा था स्ट्रेस और E इंटू एप्सिलॉन, और E को हमने बताया दैट इज द हुक कांस्टेंट, हुक कांस्टेंट। बाकी इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस कहते हैं। चाहे तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सपोज कि एक फिगर हम लोग दे देते हैं, ये एक्स एक्स है और ये वाला वाई एच। तो स्ट्रेन होता है तभी स्ट्रेस जनरेट होता है। तो ओवरऑल स्ट्रेन, स्ट्रेस माने कि स्ट्रेन पहले आता है, स्ट्रेस बाद में आता है। तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेन एक्स एक्सिस पर हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज द स्ट्रेस। और इधर आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का बेसिक कॉन्सेप्ट और जेन्युइन कॉन्सेप्ट, उसका पूरा उस पे क्वेश्चन आदि देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, और उसके साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे। स्ट्रेस का अलग वीडियो, स्ट्रेन का अलग वीडियो, हुक्स लॉ का आप आज हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंपल सा जब हम यूटीएम मशीन पर टेस्ट किया जाता है, हालांकि इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इसको और ज़्यादा डीप अध्ययन करेंगे, बट इसको प्रूव करने के लिए हमने एक लाइन खींचा सिंपल सा, और यदि लाइन नहीं खींचे, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप जानते हैं वी नो दैट आप क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यह एक रेखा का समीकरण है, एक लाइन का समीकरण है। जाहिर सी बात है कि ए सी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो लाइन ओरिजिन से पास करेगा। हमारा ये y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू एम इंटू एस, कुछ ई फॉर्म का हमारा ये समीकरण है। बताइए क्या है, यह एक ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप, इसी को हम स्लोप बोलते हैं, ग्रेडियंट या स्लोप बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है स्लोप है किसका, y इज इक्वल टू एक्स में जो लाइन का स्लोप होगा। हम मान लेते हैं, यदि अभी भी माना गया कि यह x है और ये y है, y इज इक्वल टू एम एक्स का एक कर्व होगा, m उसकी प्रवणता होगा, उसी के अनुसार हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, एक लाइन ही खींच दिया गया। तो जाहिर सी बात है यह, यदि हम इसको कंपैरिजन रूप में बोला जाए तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, सिग्मा से, और इसको एप्सिलॉन से, और इसे आपको किससे, ई से, मतलब ए और इधर ई। तो ओवरऑल आपका इससे रिप्लेस हो जाएगा कि यह सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, ये सभी आपस में रिप्लेस हैं। तो ई इज इक्वल टू हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन, कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये तो हमारा इससे आ गया, किससे आ गया, इससे। अभी हमने बताया कि यूटीएम मशीन पर टेस्ट करते हैं, तो आपका दो पॉइंट हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ इलास्टिक पॉइंट, या लिमिट ऑफ इलास्टिक, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज द पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी। प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट, दो पॉइंट है। मान लेते हैं कि यह पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अभी हम सिर्फ ए की बात करते हैं, तो यह देखा गया है कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एक सीधी रेखा तक जाता है। कहां तक जाता है सीधी रेखा, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। यह जो रेखा यहाँ से यहाँ सीधी रेखा जाता है, मान लेते हैं यह थीटा है,
और हम लोग इसमें चलेंगे ओ ए बी में। यदि उसमें ओ ए बी में यदि चला जाएगा तो ट्रायंगल ओ बी ए में tan ऑफ थीटा की वैल्यू निकाला जाएगा तो ए बी अपान ओ बी, और ए बी की वैल्यू कितना है सिग्मा अपान ओ बी की वैल्यू कितना है एप्सिलॉन। ये tan थीटा की वैल्यू हो गया। और ये समीकरण को हम इसको 2 मान लेते हैं और इस समीकरण को 1 मान लेते हैं, जो हुक्स लॉ से हम लोग कंपैरिजन करके इसको लागू किया गया है लाइन के समीकरण में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग चाहे तो इसको यदि राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा, तो E बराबर tan ऑफ थीटा आ जाएगा। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan ऑफ थीटा। तो ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। यदि थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगा, थीटा की वैल्यू यदि कांस्टेंट होगा तभी ई का मान कांस्टेंट होगा। तो ये देखा गया है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच में जो कर्व होता है, ये जो कर्व यहाँ है ये नॉन लीनियर होता है। क्या होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर कर्व क्या कितने प्रकार से हो सकता है, देखिए कंपटीशन में इस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होता है। सपोज कि आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन है, देख रहे हैं 2-3 कर्व खींच दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपका कुछ इस प्रकार से है, ये आप स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन ये है, और एक तो एकदम सीधी रेखा में जा रहा है, कुछ इस प्रकार से जा रहा है और कुछ इस प्रकार से आपका कर्व जा रहा है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइप से है, सेकेंड और थर्ड है। तो आप कहेंगे कि बताइए इस पॉइंट पर यदि कुछ थीटा का मान होगा, ये सभी पर थीटा का मान क्या होंगे यहाँ पर, यदि ए मान लिया जाए, बी मान लिया जाए, सी, तो जाहिर सी बात है थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी ये बराबर होगा, मतलब एक तरीके से थीटा का मान कांस्टेंट होगा। लेकिन हम यहाँ पर यदि स्लोप निकाल लिया जाए, टेंजेंट निकाल के, तो यानी ए है या बी है सी है, यहाँ थीटा ए नॉट इक्वल टू थीटा बी नॉट इक्वल टू थीटा, यानी थीटा नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। थीटा यहाँ सिंपल सा 1 पॉइंट 2 पॉइंट ए बी सी, यहाँ पर भी किया जाए थीटा ए नॉट इक्वल टू थीटा बी नॉट इक्वल टू थीटा सी, हर एक पॉइंट पर थीटा का मान बदल रहा है, थीटा इज नॉट कांस्टेंट। और ओवरऑल कह सकते हैं कि इस केस में हुक्स लॉ यदि सिर्फ वहीं तक फॉलो करेगा जहां पर थीटा का मान कांस्टेंट होगा, जहां पर थीटा का मान कांस्टेंट होगा वहां पर ई का मान कांस्टेंट होगा। यदि ई का मान कांस्टेंट होगा तभी कहता है कि समानुपातिक हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आने का मतलब जाहिर सी बात वो नहीं बदलता है, तो तब नहीं बदलता है जब तक कर्व हमारा सीधी रेखा में जाएगा। सीधी रेखा में सिर्फ व सिर्फ समानुपातिक सीमा तक जाता है। समानुपातिक सीमा के ऊपर इलास्टिक लिमिट जो आता है उनके बीच जो कर्व होता है वो लीनियर नहीं रहता, वो नॉन लीनियर होता है, और नॉन लीनियर के लिए हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। लेकिन क्यों कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, क्यों सभी कुछ लोग कहते हैं या कभी कुछ बुक में दिया रहता है कि प्रत्यस्तता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, हुक्स लॉ कहता है। हम उसको भी डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल में ये समझेंगे। आपको एकदम क्लियरिटी मालूम हो गया होगा कि हुक्स लॉ सिर्फ वहां तक फॉलो करेगा जहां तक सिर्फ और सिर्फ थीटा का मान कांस्टेंट होगा। थीटा का मान कांस्टेंट होने के लिए जो रेखा होगा उसको सीधा होना आवश्यक है, स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा, तभी हमारा हुक्स लॉ फॉलो करेगा। सिर्फ लीनियर लाइन के लिए हुक्स लॉ फॉलो करता है, नॉन लीनियर के लिए कभी भी, नॉन लीनियर मटेरियल के लिए हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में ई का मान कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये तो क्लियर होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि क्यों कुछ बुक्स या कुछ लोग और जानते हैं कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्यों बोलते हैं। तो आप सोचिए, इसके लिए सिंपल सा हम बता दें कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इतना ज्यादा पास होता है, इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इतना ज्यादा पास होता है कि इनके बीच में जो कर्व है वो नॉन लीनियर, वो बहुत ज्यादा वेरी 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 स्मॉल, दैट इज नेग्लिजिबल। मींस उस वेरी स्मॉल में यदि हम 2-3 पॉइंट 10 पॉइंट पर हम पॉइंट रख के टेंजेंट खींचा जाए, वहां पर थीटा की वैल्यू निकाला जाए, तो देखा गया कि ये थीटा की वैल्यू ही आपस में कांस्टेंट की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब इतना ज्यादा पास पास हो, दैट मींस कंसीडर्ड एट ए पॉइंट। हम एक जूम कर लेते हैं, हम देख ही नहीं पाते हैं, यूटीएम मशीन सेंस नहीं कर पाता और डायरेक्ट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी एक पॉइंट पर एज्यूम कर लेता है, और उस केस में हम मान लेते हैं कि हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक लागू होता है। इलास्टिक लिमिट क्या कहते हैं कि ऐसा लिमिट जहां पर से हम लोग लोड को हटा दिया जाए तो भी अपना मटेरियल अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएगा। इसका डेफिनेशन और अच्छा से भी बोलना चाहेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज रिमूव। जब हम y बार को हटाते हैं तो वह मटेरियल
अपनी प्रारंभिक शेप और साइज में वापस आ जाता है। तो उस पॉइंट को हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये दोनों इतना ज्यादा पास होते हैं कि हम उस केस में हुक्स लॉ को प्रत्यस्तता सीमा तक कह बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, क्योंकि हमने ये प्रूव करके बता दिया। अब देखिए, हालांकि नोट करके हम लोग हर एक पॉइंट देखेंगे, इसके पहले लेकिन और देखिए, ये थीटा तो आप मालूम कर लिए कि भाई ये थीटा ई है, लेकिन ये है क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में लड़के क्या करते हैं कि सर रबड़ का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो बहुत ज्यादा होगा। रबड़ की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चूंकि वो इलास्टिक होता है, मतलब एक तरीके से उसको खींच रहे हैं तो खींचा जाता है, तो आप उनको सेंस में क्या लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा इलास्टिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इलास्टिसिटी का मतलब जाहिर सी बात है, हम अच्छे बल लगाने पर वो पदार्थ कितना अपनी विरूपण का प्रतिरोध करता है, उसको हम बोल सकते हैं कि वह पदार्थ उतना ही ज्यादा इलास्टिसिटी होगा, उस पदार्थ का उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा। डायमंड की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा उसका ई का मान सबसे ज्यादा होगा। फिर टंगस्टन की बात करेंगे तो उसमें ज्यादा होगा। स्टील यदि सामान्य पदार्थ के लिए बोला जाता है तो स्टील एक बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ माना जाता है। रबड़ तो एकदम बिल्कुल 0.0007 के फॉर्म में आपका आता है, यदि वो 120 के टर्म में यदि आपका स्टील 210 के 20 के फॉर्म में आता है, तो जाहिर सी बात है रबड़ 0.0007 के टर्म्स में आता है, मतलब रबड़ का ई का मान सबसे कम होता है, ये मान के चलिए। और स्टील या टंगस्टन या फिर डायमंड, और इसके लिए और ज्यादा इसमें होता है, तो टंगस्टन के लिए बहुत ज्यादा होता है, स्टील के लिए फिर कास्ट आयरन, इस तरीके से ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में आपको एक सीरीज याद करना होगा कुछ ऐसे पदार्थ के लिए, जैसे सपोज कि टंगस्टन पूछ दिया हो, चाहे स्टील पूछा जाए, चाहे एल्युमिनियम पूछा जाए, कास्ट आयरन पूछा जाए, कंक्रीट जैसे 20 से 25 कंक्रीट, कुछ हाइलाइटेड मटेरियल आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप डिप्लोमा डिवीजन में हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इन सभी इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे दिया होता है। हमारा क्वेश्चन ये था कि हम क्यों इसको बोलते हैं क्या है, दैट मींस अच्छी बल का प्रतिरोध ही हमारा इलास्टिसिटी है। जितना ज्यादा प्रतिरोध करेगा उतना ही ज्यादा उस पदार्थ का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। देखो हम किसी भी रॉड को क्या क्या कर सकते हैं, किसी इसको मिटा रहे हैं, देखिए किसी भी अवयव, किसी भी रॉड को, ये रॉड है, जाहिर सी बात है इस रॉड को हम क्या कर सकते हैं भाई, इस रॉड को हम या तो अच्छी बल लगा करके खींच सकते हैं, या इसमें बेंडिंग हो सकता है, देख रहे हैं ना, बेंडिंग हो सकता है कुछ इस प्रकार से, या इसमें ट्विस्ट हो सकता है, कुछ टार्सन हो सकता है, इसमें टार्सन हो सकता है, या इसमें काट भी सकते हैं, मतलब काट भी सकते हैं कंप्रेस लोड लगा करके एक तरीके से, तो ओवरऑल ट्रांसवर्स लोड लगा करके इसको काटा जा सकता है। अच्छी बल लगाने वाले पर हम लोग जो बोलते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं ना, स्टेफनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेफनेस जो बोला जाता है। स्टेफनेस क्या होता है, विरूपण का प्रतिरोध ही होता है, लेकिन विरूपण का प्रतिरोध किसके फॉर्म में, अच्छी बल का भी प्रतिरोध करेगा, कर्तन बल का भी प्रतिरोध करेगा, मरोड़ का भी प्रतिरोध करेगा, जिसको ट्विस्टिंग बोलते हैं, बेंडिंग का भी प्रतिरोध करता है। दैट मींस इसका नाम अलग अलग हो जाता है। हम लोग अभी जो इस फॉर्म का है जिसपे अच्छी बल लगा रहे हैं, तो एक्सियल स्टेफनेस की वैल्यू कितना होता है, कभी कभी एग्जाम में आता है, तो आप समझ लीजिए आपका एक्सियल रिजिडिटी ए है, और इसमें से यदि L से हम लोग डिवाइड कर दिया जाए, दैट मींस ये आपका हो जाएगा एक्सियल स्टफनेस। क्या बोलेंगे, एक्सियल स्टफनेस। तो ये आपका अभी एक्सियल रिजिडिटी है, अच्छी एक्सियल रिजिडिटी, और ये पूरा जो टर्म है, पूरा एकदम होल टर्म्स आपका है, ये आपका एक्सियल स्टफनेस, एक्सियल स्टफनेस ये है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है एक्सियल स्टफनेस क्या होता है, तो सिंपल सा A/L होता है। सिमिलरली इसी प्रकार से हम चाहे तो कर्तन रिजिडिटी क्या होता है, तो Ag होता है, कर्तन रिजिडिटी को Ag बोलते हैं। ये आपका शियर रिजिडिटी बोल सकते हैं, इसको शियर रिजिडिटी, इसको शियर रिजिडिटी। फ्लैक्चरल रिजिडिटी क्या होता है, EI, फ्लैक्चरल रिजिडिटी, और बोल सकते हैं GIP, दैट मींस टार्सनल रिजिडिटी। समझ में आ रहा है, टार्सनल रिजिडिटी, फ्लैक्चरल रिजिडिटी, शियर रिजिडिटी और एक्सियल रिजिडिटी, मतलब ए इज द एक्सियल रिजिडिटी।
तो आपके पास एक्सियल रिजिडिटी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, बाद में ये भी पढ़ा जाएगा, ये भी पढ़ा जाएगा, ये भी एक्सियल रिजिडिटी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जाहिर सी बात है ई को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यदि हम ऐसे फिर से यहाँ दिखाया जाए सिग्मा बराबर ई इंटू एप्सिलॉन, ई क्या है, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से स्टेफनेस, यानी स्टेफनेस रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब एक प्रकार का क्या हो सकता है, कितना ज्यादा वो स्टीफ है, एक प्रकार का कितना ज्यादा वो रजिस्ट है। ये आप याद रख लेंगे कि ये सब कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में पुट अप होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक्सियल रिजिडिटी, शियर रिजिडिटी, फ्लेक्चरल रिजिडिटी जो बेंडिंग के टर्म में होता है, टॉर्सनल रिजिडिटी ऑप्शनल क्वेश्चन का है, आप कभी कभी इसको देखेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। हमने इस पे डिस्कस कर रहा हूं कि एक ऐसा मटेरियल जिसका स्लोप कुछ इस प्रकार से है, एक ऐसा मटेरियल जो स्लोप कुछ इस प्रकार से है, ऐसा मटेरियल जिसका स्लोप कुछ इस प्रकार से है। यदि तीनों को हम एक ही फॉर्म में बना दे, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ए है, बी है, सी है, कहेगा ऐसा कौन सा मटेरियल ए बी सी है जिसका सबसे ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो उस केस में सिंपल सा आप सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे भाई इसका थीटा कितना है, इसका थीटा, तो जाहिर सी बात है सी वाले का थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा बी इज ग्रेटर देन, मतलब इस प्रकार से थीटा ए। तो ओवरऑल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका किस किस मटेरियल को होगा, ई सी, ई बी, ए। तो इस प्रकार से ऑप्शनल क्वेश्चन आप कर पाएंगे इन द टर्म्स ऑफ, आपको कुछ स्लोप के केस में देता है। आप कभी कभी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिगर दे दिया, सपोज कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, एल्युमिनियम को कुछ ऐसे आ रहा है, कुछ इस प्रकार से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हार्ड रबर का या टंगस्टन कुछ यहाँ आके पड़ जा रहा है, तो आपको कहेगा कि यह कॉपर है या स्टील है या कास्ट आयरन है, ये आपका टंगस्टन स्टील है, कहेगा ऐसा कौन सा मटेरियल जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो सपोज इस जो भी इसका सबसे ज्यादा स्ट्रेस से एकदम पास होगा, मतलब सबसे ज्यादा जिसका स्लोप होगा, वही आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैक्सिमम रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं कि हुक्स लॉ का, देखिए ये सब समझते रहिए एक एक को, हालांकि इसका क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में सॉल्व किया हूँ, हर एक प्रकार का आप वहां पर देख लीजिएगा, लेकिन अभी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये आपका स्टेपनेस शो करता है। चलो हमने बता दिया कि आपके पास दो काम है, एक आपका टेंसाइल टेस्ट कर सकते हैं, एक टेंसाइल टेस्ट कर सकते हैं, एक कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है। जाहिर सी बात है टेंशन में इधर कर हो जाएगा, कंप्रेशन में इधर कर हो जाएगा। हम लोग स्लेब कुछ ये वाला लेंगे थीटा, इसके लिए कुछ ये वाला थीटा लेंगे। हो सकता है कि ये दोनों ही आपस में बराबर हो जाए, मतलब दोनों बराबर हो सकता है स्लोप, कि जितना हम लोग जैसे खींचा जाए टेंशन में जो स्लोप आएगा, स्लोप आने के बाद मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना टेंशन में होगा उतना कंप्रेशन में होगा, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि जितना टेंशन होगा उतना कंप्रेशन में होगा, लेकिन हो सकता है कि बराबर भी हो। और इस केस में हम बोल सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसके लिए जितना ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टेंशन में हो उतना ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्रेशन में हो, तो जाहिर सी बात है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस मटेरियल, यूनिमॉडुलस मटेरियल, मॉडुलर या यूनिमॉडुलर बोलते हैं, मॉडुलर अथवा यूनिमॉडुलस मटेरियल। बाई मॉडुलस मटेरियल, बाई मॉडुलस मतलब उसका टेंशन में कुछ और हो, मतलब इधर आपका थीटा ए है, इधर थीटा बी है, थीटा ए नॉट इक्वल टू थीटा बी, मतलब ई ए नॉट इक्वल टू ई बी, यानी ई ए टेंशन में और ई ए आपका कंप्रेशन में, ये दोनों यदि बराबर नहीं है, और इस केस में ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं बाई मॉडुलर मटेरियल। तो आप समझ जाएंगे कि बाई मॉडुलर भी मटेरियल हो सकते हैं और यूनी मॉडुलर भी मटेरियल हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ई का मान टेंशन में कुछ और कंप्रेशन में कुछ और भी हो सकते हैं और समान भी हो सकता है। तो सिंपल सा ई एक पदार्थ का गुण है, और हर एक पदार्थ के लिए ई का मान भी अलग अलग शो करता है, और ये एक प्रकार का स्टेपनेस शो करता है। हालांकि इस स्टेपनेस और रिजिडिटी हम लोग देख लिए किस किस प्रकार से लोड लगता है, आप लोड का भी आप वीडियो देख लेंगे तो हर एक क्लियर हो जाएगा कि सोम में कितने लोड पड़ेंगे। सोम के हर एक पदार्थ का काम ही या तो खींचना होता है, दबाना होता है, मतलब या तो हम खींच सकते हैं या तो कंप्रेस कर सकते हैं, काट सकते हैं, मरोड़ कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, ओवरऑल इतना काम तो किया जा सकता है। अब देखो हम लोग नोट्स करके लिखेंगे, यानी नोट में पहला जैसे नोट नंबर फर्स्ट में जाहिर सी बात है ये जितने हम लोग नोट लिख रहे हैं वो सभी ऑप्शनल क्वेश्चन का ही आंसर है,
पहला लिख सकते हैं Hooke's law is valid only up to limit of proportionality, but most of the material limit of elasticity and limit of proportionality are very close and assuming at a point, and that is the case. Hooke's law is valid up to limit of elasticity. फिर सुनेंगे हुक का नियम समानुपातिक सीमा तक लागू होता है, लेकिन अधिकतर पदार्थ के लिए समानुपातिक सीमा तथा प्रत्यस्तता सीमा इतना पास होते हैं कि हम इसको एक पॉइंट पर जूम कर सकते हैं, किया जा सकता है, और इस केस में हम हुक्स लॉ को प्रत्यस्तता सीमा तक मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक होता है। यूटीएम मशीन नहीं सेंस कर पाता क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज होता है, और इस केस में उन्होंने एक पॉइंट पर ही दोनों रख दिया, और इस वजह से हम लोग कह लिए कि हुक्स लॉ भी यहाँ तक होगा, क्योंकि लीनियर लाइन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से और ज्यादा एकदम जस्ट ऊपर आपका इलास्टिक लिमिट तक हो जा रहा है, क्योंकि एकदम ज्यादा पास है, यानी स्लोप की वैल्यू एकदम बिल्कुल कांस्टेंट हो जा रहा है। पहला हम लोग देख लिए। दूसरा क्या बोलेंगे? दूसरा बोलेंगे in simple tension and compression test, the slope in simple tension and compression test, the slope of stress strain curve measured by the modulus of elasticity, एक साधारण तनाव तथा संपीड़न परीक्षण में प्रतिबल तथा विकृति के बीच खींचे गए कर्व के बीच जो स्लोप होगा उसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा नोट जैसे हम लोग थर्ड नोट में देख लिए, आप जानते हैं सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन और ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि एप्सिलॉन की वैल्यू 1 कर दिया जाए तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E is equal to epsilon, E is equal to आपका हो जाएगा स्ट्रेस for unit strength the intensity of stress, the intensity of internal resisting या intensity of the stress is also known as the modulus of the elasticity। ऑप्शनल क्वेश्चन कहें भाई, कहेगा for unit strength the modulus of elasticity is known as, तो कहता है इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेसेस। स्ट्रेस आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं किसके लिए? फॉर यूनिट स्ट्रेन के लिए जो प्रतिबल की तीव्रता है उसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रतिबल की तीव्रता को ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। For unit strength, the intensity of stress is also known as the modulus of elasticity। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप कभी बुक भी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी मिलेगा। हमारा जो 2000 क्वेश्चन का सीरीज है उसको भी सॉल्व करेंगे तो उससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। चौथा आपका नोट्स क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करता है? The modulus of elasticity depend upon the composition of material एंड टेम्परेचर। कंपोजिशन ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि किस कौन से उसमें हम लोग मटेरियल मिला, जैसे सपोज कि यदि हम एक स्टील है उसमें कहीं अदर कुछ मिला दिया जाए, एलॉय स्टील बन गया, तो एलॉय स्टील और स्टील दोनों में आपका अंतर हो जाएगा। तो एलाइंग एलिमेंट किस प्रकार से है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बदल जाएगा, मतलब जाहिर सी बात उसका स्लोप बदलेगा तो ई का मान भी बदल जाएगा। तो कंपोजिशन ऑफ मटेरियल यानी कि ई किस पे डिपेंड करेगा? कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, और दूसरा होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर जनरली डिपेंडेंसी क्या होता है कि यदि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यदि टेम्परेचर है और ई यदि मान लिया जाए तो कुछ इस प्रकार का नेचर होगा। देख रहे हैं हम लोग यहाँ रखेंगे हाई टेम्परेचर पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम मिलेगा और लो टेम्परेचर पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा मिलेगा। कुछ इस प्रकार से आपका एक कर्व हो जाएगा, दैट इज द कर्व बिटवीन द पी एंड ई। ये आपका टेम्परेचर और ई कर्व है, कुछ इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी घटेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगा, दैट इज द नोन।
इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग कंडीशन। लोड भी किस प्रकार से दे रहे हैं, डज नॉट डिपेंड। किस प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप है, इट नॉट डज डिपेंड, मींस हो सकता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप्स ऑफ लोडिंग एंड ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। यह निर्भर नहीं करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर। आगे हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन। जब भी हम कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाते हैं, स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपरिवर्तित रहता है। हम लोग एक छोटा सा कर्व भी देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर्व होता है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील। तो जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या इलास्टिक लिमिट तक ये जो कर्व होता है उसके आपका एकदम सेम कांस्टेंट रहता है, यानी उसके बीच जो स्लोप रहेगा वही रहेगा। इस वजह से ई का मान आपका नहीं बदलता, ई आपका कांस्टेंट रहता है। तो ओवरऑल आपका ऑप्शनल क्वेश्चन यदि आपको आता है कि कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, उन दोनों के केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपरिवर्तित रहता है। मींस द परसेंटेज ऑफ कार्बन to increase in steel, there are no any change the modulus of elasticity। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो हम लोग ओवरऑल नोट करके लिखे। एक बार रिवीजन के तौर पर नोट हमने पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, जो ये 1 2 3 कर रहे हैं। हमने पहला ये बोले कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन within the limit of proportionality, but most of the material the limit of elasticity and limit of proportionality at the point and assuming at the same point, means कह सकते हैं limit of proportionality, limit of elasticity are nearest very close, and that assuming to at a point, and Hooke's law is valid up to limit of elasticity। second हमने बोला under the tension and compression test the curve of stress strain measure the modulus of the slope of the stress strain curve measured by the modulus of the elasticity। साधारण तनाव तथा संगीनन परीक्षण में प्रतिबल और विकृति के बीच खींचे गए कर्व के बीच जो स्लोप होता है, मतलब झुकाव होता है, उसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी द्वारा मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमने बताया फॉर यूनिट स्ट्रेन द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमने बताया द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द डिपेंड कंपोजिशन ऑफ मटेरियल एंड द सेकंड इज द टेंपरेचर। तो कंपोजिशन ऑफ मटेरियल हमने बताया बहुत सारे मटेरियल मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका स्लोप वेरी कर जाएगा, उस केस में हम उसका रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, और इस प्रकार से आपका कंपोजिशन बदलने पर ई का मान बदलेगा। टेंपरेचर के कारण टेंपरेचर बढ़ाएंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिक साधारणतः घटता है ओवरऑल। नेक्स्ट हमने ये बोल दिया कि स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा या तो बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये तो था हुक्स लॉ। बाकी और भी पॉइजन रेशियो या एक छोटे टॉपिक पर उसके द्वारा इर्द गिर्द वो सभी कॉन्सेप्ट जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दे, हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन वीडियो लेकर आएंगे। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हम डिस्क्रिप्शन में हुक्स लॉ का क्वेश्चन दिए हैं, आप वहां से सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी इसी प्रकार के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और भी शेयर कर देंगे। हम आपको बिल्कुल यूपी आरबीएल के लिए या ये जो एग्जाम यूपीटीयू और यूपी पॉलिटेक्निक कराना उसके लिए आपको प्रिपरेशन हम कंटिन्यूस कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।